मशीन डिज़ाइन में आज हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। उसके पहले थोड़ा मैं यूनिट के बारे में डिस्कस कर दूं। पूरे मशीन डिज़ाइन में लोड और फोर्स की यूनिट हम न्यूटन रखेंगे, और जो भी कंपोनेंट का डायमेंशन होगा जैसे डायमीटर, लेंथ, विड्थ, थिकनेस, ये सब हम मिलीमीटर में रखेंगे, क्योंकि जनरली जो कंपोनेंट के डायमेंशन होते हैं वो मिलीमीटर में ही होते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि स्ट्रेस का जो यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हम न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। तो 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर किसके बराबर हुआ? अगर हम मिलीमीटर को मीटर में चेंज करें तो ये होगा 10⁻³ मीटर। इसका मतलब 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर 10⁻6 को हम न्यूमरेटर में लेके जाएं तो हो जाएगा 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे 10⁻6 को मेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 मेगा, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये प्रेशर की यूनिट है, इसको हम पास्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर स्ट्रेस की यूनिट 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है तो उसको 1 मेगा पास्कल भी कहा जाएगा। उससे आप लोग कंफ्यूज ना होइए। जैसे अगर कहा गया कि स्ट्रेस 300 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है तो उसको ये भी कहा जा सकता है कि स्ट्रेस 300 मेगा पास्कल है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए hollow shaft of 40 mm outer diameter and 25 mm inner diameter is subjected to a twisting moment of 120 Newton meter. At the same time, it is subjected to an axial thrust of 10 kN and bending moment of 80 Newton meter. Calculate maximum compressive and shear stress. एक कोई हॉलो सर्कुलर शैफ्ट है जिसका आउटर डायमीटर 40 मिलीमीटर है, इनर डायमीटर 25 मिलीमीटर है। इस शैफ्ट पे ट्विस्टिंग मोमेंट, एक्सियल लोड और बेंडिंग मोमेंट तीनों अप्लाई हो रहे हैं एक साथ। तो ये एक कॉम्प्लेक्स लोडिंग का केस है। सबसे पहले हम ट्विस्टिंग मोमेंट को न्यूटन मीटर से न्यूटन मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 120 × 10⁻³ न्यूटन मिलीमीटर। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट को भी हम न्यूटन मीटर से न्यूटन मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 80 × 10⁻³ न्यूटन मिलीमीटर। यहाँ फिगर में शो किया गया है कि कैसे शैफ्ट पे कंप्रेसिव एक्सियल लोड लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट लग रहा है और ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है। अपर फाइबर पॉइंट ए से डिनोट किया गया है, जबकि लोअर फाइबर को पॉइंट बी से डिनोट किया गया है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी है शैफ्ट की। चूँकि हॉलो सर्कुलर है तो π/4 d0² माइनस di²। d0 की जगह 40 रखिए और di की जगह 25 रखिए, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगी 765 मिलीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ से डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि एक्सियल लोड की वजह से है। सिग्मा A = लोड डिवाइडेड बाई एरिया। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 765 यह आ जाएगा 13.05 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं 13.05 मेगा पास्कल। और ये किस नेचर का है? ये है कंप्रेसिव नेचर का। ये फाइबर ए को और फाइबर बी को, यानी कि पूरे के पूरे मटेरियल को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। अब अगर बेंडिंग स्ट्रेस की बात करें तो एलिमेंट्री फार्मूला है सिग्मा डिवाइडेड बाई वाई = m/i, या हम लिख सकते हैं सिग्मा = m/z। z यहाँ पे है सेक्शन मॉड्यूलस। तो हॉलो सर्कुलर ऑब्जेक्ट के लिए इसकी वैल्यू होती है π/32
ब्रैकेट में d0 टू द पावर 4 माइनस di टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई t0। सारी वैल्यूज़ नोन है, पुट करिए, जेड की वैल्यू आ जाएगी 5325 मिलीमीटर क्यूब। यहाँ पे यूनिट ध्यान देना है, सेक्शन मॉड्यूलस की यूनिट होती है मिलीमीटर क्यूब में। तो हम सिग्मा बी यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं m/z से। यह आ जाएगा 15.02 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब अगर इस फिगर को हम फिर से देखें ध्यान से, तो ये बेंडिंग मोमेंट इस तरह से अप्लाई हो रहा है कि ये पॉइंट ए पर टेंशन क्रिएट करेगा, जबकि पॉइंट बी पर कंप्रेशन क्रिएट करेगा। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना है। तो एक्सियल लोड पी तो ए पे और बी पे दोनों पे कंप्रेशन कर रहा था, लेकिन बेंडिंग मोमेंट केवल बी पर कंप्रेशन कर रहा है, तो बी पे कंप्रेशन ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम बेंडिंग से जो कंप्रेशन हो रहा है और एक्सियल लोड से जो कंप्रेशन हो रहा है, दोनों को ऐड कर लेंगे। ये कहाँ होगा? पॉइंट बी पे। तो रिजल्टेंट कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, ड्यू टू एक्सियल लोड एंड ड्यू टू बेंडिंग। यह जाएगा 28.07 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये है रिजल्टेंट कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर पॉइंट ए की बात करें तो वहाँ पे बेंडिंग की वजह से टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा, जो कि एक्सियल लोड के कंप्रेसिव स्ट्रेस को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब वहाँ पे उतना स्ट्रेस नहीं है जितना कि पॉइंट बी पर है। अब हम कैलकुलेट करते हैं शियर स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्शन या ट्विस्टिंग मोमेंट। तो शियर स्ट्रेस के लिए एलिमेंट्री फार्मूला है टाउ अपान r इक्वल टू T/J। यहाँ पे J क्या है? J है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द हॉलो सर्कुलर ऑब्जेक्ट। इसकी वैल्यू है π/32 d0 टू द पावर 4 माइनस di टू द पावर 4। और r क्या है? r है न्यूट्रल एक्सिस से आउटर मोस्ट फाइबर के बीच की डिस्टेंस। तो सेंटर पोजीशन से आउटर मोस्ट फाइबर की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? d0/2। सारी वैल्यूज नोन है। यहाँ से शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी 11.27 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इस केस में कंप्रेसिव लोड भी लग रहा है और टॉर्शन की वजह से शियर भी लग रहा है। तो हम प्रिंसिपल स्ट्रेस वाले फार्मूले यूज करेंगे। तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस का फार्मूला आएगा सिग्मा मैक्सिमम इक्वल टू, अब चूँकि इस क्वेश्चन में वाई डायरेक्शन में कोई लोडिंग नहीं है, केवल एक ही डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, तो सिग्मा वाई वाला टर्म सब एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ फार्मूला बचेगा σ/2 प्लस अंडर रूट σ/2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। इस फार्मूले में सिग्मा की जगह 28.07 रखिए, जो कि क्या था? रिजल्टेंट कंप्रेसिव स्ट्रेस। और टाउ की वैल्यू रखिए 11.27, जो कि है शियर स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्शन। ये वैल्यूज पुट करेंगे तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस आ जाएगा 32.035 मेगा पास्कल, या हम इसे न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फार्मूला अंडर रूट σ/2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। फिर से वैल्यूज पुट करेंगे सिग्मा की और टाउ की, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा 18 मेगा पास्कल। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।